लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आ गया। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया एडी करंट, भंवर धाराएं, इसको फोकॉल्ट करंट भी कहते हैं। करंट जनरेटेड इन द बल्क और वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स इज नोन एज एडी करंट। एडी करंट की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज एडी करंट? The current generated in the bulk or volume of the conductor is known as एडी करंट। इसे हम एडी करंट के नाम से जानते हैं। ठीक, देखो जैसे मैं तुम्हें एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं एडी करंट का लिए, जैसे ये बल्क वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दिखा रहा हूं मैं। अब यहां पर बी जो है वो चेंजिंग है। बी क्या है? चेंजिंग है। तो इससे लिंक होने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी चेंज करना शुरू करेगा। अब मान लो यहां पर बी क्रॉस में है, आए चाचा लिंच को फिर याद कर लेते हैं। बी किस में है? बी क्रॉस में है। तो बी अगर क्रॉस में है तो भैया जब ये चेंज कर रहा है, चलो मान लो ये डिक्रीज कर रहा है, बहुत बढ़िया, या इंक्रीजिंग मान लो, तो कौन सा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है? इस लूप से लिंक होने वाला फ्लक्स डाउनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। अब अगर डाउनवर्ड फ्लक्स इंक्रीजिंग मोड में है तो फिर उसे हमें डिक्रीज कराना है। तो डिक्रीज कराने के लिए यहां एक करंट नहीं जनरेट होगी, यहां ऐसी ऐसी बहुत सारी सर्कुलर करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस की जनरेट हो जाएंगी और ये हमारे लिए घातक है। ये है एडी करंट्स, ये भंवर धाराएं कहलाती हैं। इनके डिस्कवर्ड साइंटिस्ट, इसको डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम फोकॉल्ट है। इस करंट को मिनिमाइज तो किया जा सकता है लेकिन पूरी तरीके से इसे खत्म नहीं किया जा सकता। और एक बात और बताऊं, एडी करंट हमारे लिए जैसे फ्रिक्शन है, फायदा भी देता है तो नुकसान भी देता है, तो वैसे ही एडी करंट भी फायदा भी देता है और नुकसान भी देती है। तो फायदा इसका क्या है? इसका फायदा एक ये है कि वो चीज जो कि बिना आग जलाए आपको गलानी हो, आप उसे ऐसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए तो उसके अंदर एडी करंट जनरेट होगी। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जूल, जो आपने 10th में पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट होता है, उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से मेटल का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और फिर वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा और वो अपने आप गल जाएगा। ना आपने आग लगाई, ना आपने पेट्रोल छिड़का और आपकी मेटल भी गल गई। तो ये इलेक्ट्रिक फर्नेस में काम आती है, ऐसे ही इंडक्शन ब्रेक में काम आती है। तो ये आपकी नूतन में जो 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसके वो पढ़ लीजिएगा। बहरहाल इसकी डेफिनेशन याद रखिए। और अगर यही बी चेंजिंग इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग होती तो फिर ये भंवर धाराएं ठीक इसके उल्टे हो जाती। तो ये एडी करंट था। ये एडी करंट की डेफिनेशन पूछी जाती है और इसकी एप्लीकेशन में इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन मोटर और डैम्पिंग, डेड बीड कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर ये यूज होता है एडी करंट का कॉन्सेप्ट। क्योंकि कि करंट के जीरो हो जाने पर, जैसे मान लिया अपने गैल्वेनोमीटर को सर्किट से हटा लिया तो तुरंत करंट जीरो नहीं होगी। तो तुरंत करंट जीरो करने के लिए आप वहां पर एडी करंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो इस मात्रा में जनरेट हो जाएगी कि वो ट्विस्टिंग टार्क के ओवरकम करके डिफ्लेक्टिंग टार्क को ओवरकम करके फटाक से करके वो जीरो पर सुई आ जाए। तो डेड बीड कॉइल गैल्वेनोमीटर में एडी करंट का यूज है, इंडक्शन फर्नेस में एडी करंट का यूज है। कुछ खुद भी पढ़ना सीखो, सब हमसे मत पढ़वाओ। उसके बाद अब आ गया आपका एक आखिरी टॉपिक जो न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक न्यूमेरिकल 110% आपको यहां भी मिलेगा और व्हाइट बोर्ड पर भी मिलेगा और सब जगह भी मिलेगा। ठीक है, यानी सब जगह का मतलब आप समझ गए होंगे। वैसे हम क्वेश्चंस आपको करा देंगे। तो इसी वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी चैप्टर नंबर 12, द सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस।
ऑल्टरनेटिंग करंट। कौन सी करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैप्टर में, इसी में, उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें आप सबसे पहले देखिए, अब मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे तो इसके अंदर उन्होंने जो सबसे पहली चीज बताई है वो ये बताई है कि मान लीजिए इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रिवॉल्विंग कॉइल। पहली हेडिंग अगर आप नूतन खोल के देखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल। ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, रोटेशन ऑफ कॉइल। ठीक, सपोज कर लीजिए आपके पास एक कॉइल है और कॉइल को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक्सिस पर रखा हुआ है। ऐसे मान लीजिए उसका एक्सिस है, ये देखिए इनिशियल एक्सिस है इसका, और ये आपका कॉइल है। ये आपका क्या है? कॉइल है। ठीक, अब इस कॉइल को आप रोटेट कर रहे हैं। कॉइल को क्या कर रहे हैं आप? रोटेट कर रहे हैं। किसी इंस्टेंट पर इसकी पोजीशन मान लीजिए, किसी इंस्टेंट पर इसकी पोजीशन मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाती है। ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो एंगल बना रही है ये थीटा एंगल बना रही है। ठीक, थीटा एंगल बना रही है। तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एट एनी इंस्टेंट, फ्लक्स लिंक्ड with the coil at any instant, phi b की वैल्यू BA cos theta होगी if omega is the angular frequency। हम वेलोसिटी नहीं लिखते भाई, कारण आपको मालूम है, 11th में बताया था। देन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, BA cos ओमेगा टी, BA cos ओमेगा टी। अब फाइ बी की वैल्यू BA cos ओमेगा टी हो गई। अब एक काम करो बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालोगे तो ये हो जाएगा डी फाइ बी अपॉन डी टी, यानी बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। ठीक, ये क्या हो जाएगा? डी फाइ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, क्योंकि बेटा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या होगा? साइन ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस साइन के साथ, तो माइनस बाहर लीजिए, बी ए साइन ओमेगा टी। बस कुछ ना करिए, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक, अच्छा, बाई फैराडेज लॉ, बाई फैराडेज लॉ आप जानते हैं डी फाइ बी अपॉन डी टी की जो वैल्यू होती है वो माइनस ऑफ ई होती है। तो माइनस ई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी हो गई। ठीक, तो ई की वैल्यू क्या हो गई? ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। ये देखिए, ठीक है बाबू। इफ नहीं, इफ ना करो, लेट करो। लेट ओमेगा बी ए इज इक्वल टू ई नॉट, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। याद करिए क्लास 11th मैथमेटिकल टूल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के इस तरीके से वेरिएशन करे, मतलब ई का वेरिएशन टी के साथ साइनोसाइडल है, तो इसे आप साइन फंक्शन कहेंगे। तो
यानी ई क्या है, टी का साइन फंक्शन है, यानी हेंस ई वेरीज साइनोसॉइडली विथ टी। इसका मतलब दैट इज ई वेरीज साइनोसॉइडली विथ टी। अच्छा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू विथ टी साइनोसॉइडली, टी के साथ साइनोसॉइडली वेरी करता है। तो चैप्टर नंबर 12 अल्टरनेटिंग करंट की पहली हेडिंग का ये टॉपिक E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यानी ये जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये सर्किट में साइनोसॉइडल वेरी करता है। आइए साहब, इसी से अब हम तमाम बातें यहाँ पर आपको दिखाते हैं। दिस चैप्टर इज क्वाइट इजी, यू हैव टू लर्न ओनली द फार्मूला, नॉट एनी डेरिवेशन, और वो भी आपका आधे पौन घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाने वाला चैप्टर है ये भी। हाँ, ये सब आसान हो गया, नोट कर लीजिएगा भाई। वो वीडियो को पॉज करके नहीं नोट करिएगा तो भी भला, नोट कर लीजिएगा तो भी आपका भला। दिस इज द सेकेंड लास्ट चैप्टर। तो बच्चों, जो हमने ये लिखा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आओ जरा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लें और इसी ग्राफ से तुम्हें बहुत सारी बातें भी समझा दें। ये देखो, ये टी का वेरिएशन है, अरे टी का एक्सिस है और ये ई का एक्सिस है। ये ग्राफ साइनोसॉइडल वेरी कर रहा है, ये ग्राफ साइनोसॉइडल वेरी कर रहा है, ठीक। ये ग्राफ साइनोसॉइडल वेरी कर रहा है ऐसे, ठीक। ये T/4 पर आएगी वैल्यू, ये T/2 पर आएगी, ये 3T/4 पर आएगी और ये T पर आएगी। ये इसकी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है। अच्छा, जब सोर्स ऑफ करंट वेरी कर रहा है, जब सोर्स ऑफ करंट वेरी कर रहा है तो क्या रेजिस्टेंस, अरे क्या करंट वेरी नहीं करेगी? लेट I is the induced current, I is the induced current due to E। तब I की वैल्यू क्या होगी? E नॉट अपॉन R, दैट इज, अरे E अपॉन R। E की वैल्यू क्या है? E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। तो अगर हम I नॉट साइन ओमेगा टी लिख दें, इसका मतलब I नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I नॉट, ठीक। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो देखो, इसका ग्राफ भी ऐसा ही आएगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्योंकि आप R से डिवाइड कर रहे हो। ये अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, तो ये हो जाएगा I नॉट मैक्सिमम और ये हो जाएगा माइनस I नॉट मैक्सिमम। ये हो जाएगा T और ये हो जाएगा I, ठीक। तो इन दो ग्राफ की मदद से हम ये देखेंगे। अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज आवर अल्टरनेटिंग करंट। अब हम इसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज आवर अल्टरनेटिंग करंट। हमारी अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अ करंट whose magnitude changes continuously, whose magnitude changes continuously and direction periodically is known as alternating current. Alternating current. The simplest form of alternating current obeys sine rule. The simplest form of alternating current obeys sine rule. The simplest form of
alternating current from साइन रूल। अब साइन रूल में दो बातें हो सकती हैं, या तो आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी साइन फंक्शन है, और आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये भी है। ये दोनों एसी के फॉर्म है। ठीक, अब इसी तरीके से द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ, वो द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट is known as alternating EMF। इसे आप अल्टरनेटिंग EMF के नाम से जानते हैं। अब इसका अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो आप अब जनरल फॉर्म में E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये दो हो गया। ठीक, तो ये था अल्टरनेटिंग करंट का इंट्रोडक्शन। अब व्हाइट बोर्ड पर लिखी हर चीज को नोट कर लीजिए। मैं 1 सेकंड के लिए हट जाता हूं ताकि आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सके। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उंगली फिर से देखिए, फर्स्ट ये, फिर इसके नीचे ये, यहां तक आइएगा, फिर इधर चली आइएगा, फिर इधर चले जाइएगा। ठीक, अगले बोर्ड पर आइए देखते हैं हम। तो यार क्या ये लिखाना जरूरी है? मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज पीक वैल्यू, पीरियोडिक टाइम, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में लगा टाइम है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, ये सब लिखाना जरूरी नहीं है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। मैक्सिमम और पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड, करंट की मैक्सिमम वैल्यू या ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू वो कहलाती है, क्या कहलाती है? मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड कहलाती है। अब इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एक पूरा चक्कर अगर तुम लगा दोगे तो फिर एक पूरे चक्कर में साइन 360 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्योंकि हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है और हाफ साइकिल में नेगेटिव डायरेक्शन में है, जैसा कि ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब हम अगर द मीन वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल, द मीन वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल ऑफ एन एसी इज 0, याद रखना, बिकॉज हाफ साइकिल में वो पॉजिटिव होती है और हाफ साइकिल में निगेटिव होती है। ठीक है, यही कारण है कि अल्टरनेटिंग करंट की वजह से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। आओ अब हम डिफाइन करेंगे द मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल, द मीन वैल्यू ओवर हाफ साइकिल अब द मीन वैल्यू ऑफ ओवर हाफ साइकिल। बेटा मीन निकालने जा रहे हो ना, तो इसकी डेफिनेशन देखो। आई मीन क्या परिवर्तित हो रहा है? 0 से t/2 में, ये हाफ इंटरवल है। ठीक, आई किसके रिस्पेक्ट में? dt के रिस्पेक्ट में। ये एवरेज निकालने का मैथमेटिकल फार्मूला है जो मैंने आपको एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालते साइन बताया था, t/2, ये फार्मूला। इसका डेरिवेशन प्रैक्टिस मत करना, बस खाली इसका फार्मूला याद रख लेना कि आई मीन का फार्मूला क्या होता है। तुम लोग बहुत तेज डर जाते हो हर चीज से, इसीलिए पहले बता देता हूं। लेकिन हमारा काम है फॉर्मेलिटी करना, तो हम हर चीज को करते हैं। क्योंकि कोई बहुत काबिल लोग होते हैं जो कह देते हैं ये नहीं पढ़ाया था भाई, तो इसीलिए कोई भी चीज छोड़ना हमारे लिए गुनाह है। 1 गुनाह है, 2 गुनाह है, 100 गुनाह है।
आई नॉट कांस्टेंट है बाहर लो और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा माइनस कास ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक। और ये 0 से t/2, ठीक। इसमें तो हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे और ये आ जाएगा t/2 माइनस 0। तो ये हो गया, अभी वो इंटीग्रेट किया ना, ठीक। तो ये आई नॉट अपॉन 2i नॉट अपॉन टी है, एकदम टेंशन मत लो। देखो ये ओमेगा इंटू टी है और ये है माइनस कॉस ओमेगा की जगह पे लिखो 2 पाई अपॉन टी, बहुत बार लिख चुका हूं। पहले लिखो t/2 माइनस कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू 0, एक माइनस ये वाला और एक माइनस फार्मूले का, ये 0 हो गया। तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस पाई की वैल्यू -1, माइनस माइनस +1, ये आ गया 2, ये आ गया 2i नॉट इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 2i नॉट बाई पाई। इसको सॉल्व करोगे बहुत देर तक तो तुम्हें जल्दी से एक आंसर मिलेगा 0.637। तो मीन वैल्यू ऑफ एन एसी ओवर हाफ साइकिल इज 63.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मीन वैल्यू ऑफ एन एसी ओवर हाफ साइकिल इज 63.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। खत्म। ये मीन वैल्यू का फार्मूला हो गया। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू